लोग बात करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट के ऊपर, और एक तरह से रिवीजन भी आपका हो जाएगा कुछ हद तक, ठीक है। और हम मालूम कैसे चलेगा कंपटीशन कॉम्पिटिटिव स्टार्ट हो गया? अरे ग्रुप में है ना, ग्रुप में मैसेज डालेंगे ना। अभी हम आपको कॉम्पिटिटिव नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम सारे का हम बेसिक्स करके हटा देंगे, ठीक है। सारे का बेसिक्स करेंगे। डिटरमिनेंट पहले पढ़ा ले रहे हैं, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में, 3 दिन बहुत है। और उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे, 3-4 दिन वो लगेगा। उसके बाद फंक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग क्लास करेंगे तो वो कॉम्पिटिटिव वाला चलेगा, तो वो तो हम मैसेज डाल देंगे, ठीक है, ग्रुप में ही मैसेज डाल देंगे। अब धीरे धीरे बच्चे ग्रुप स्किप भी कर रहे हैं, अरे स्किप मत करिए, अभी एग्जाम्स में बहुत टाइम है, क्यों स्किप कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे 12 के स्टार्ट में डिटरमिनेंट पढ़ाना और 12 के लास्ट में डिटरमिनेंट पढ़ाने में थोड़ा फर्क है, ठीक है। 12 के स्टार्ट लास्ट में जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपके पास काफी नॉलेज पहले से गेन हुआ होता है। डिटरमिनेंट एक ऐसा पोर्शन है जहां पे मतलब जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है अदर मैथमेटिक्स टर्म में। आप देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल हुआ है, 3D ज्योमेट्री में इस्तेमाल हुआ है, वेक्टर्स में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जानते हैं इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जो आप लीनियर इक्वेशंस जो आप देखते हैं 2 वेरिएबल्स का या 3 वेरिएबल्स का, उनको सॉल्व करने में डिटरमिनेंट का यूज ज्यादा होता है। तो हम ये बात नहीं कर रहे, डिस्कशन आज के क्लास में करेंगे डिटरमिनेंट आया कहाँ से और कैसे ये काम करता है। वो हम लोग जब कॉम्पिटिटिव में इन करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी फंडामेंटल डिटरमिनेंट के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए डिटरमिनेंट का सिंबल्स आपको पता है कि किस तरह का होता है। थोड़ा सा बेसिक्स जाएंगे तो हो सकता है शुरू के 15-20 मिनट आप बोर होइए, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग मेन ट्रैक पे आ जाए। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट का सिंबल है, सपोज करिए कि इसमें आपको ये एलिमेंट है। अब अगर ये हम लोग शुरू में पढ़ाते तो आपको एक एक चीज बताते हैं कि ये सिंबल्स ऐसा होता है, इसको एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन अब आप जिस जगह पे बहुत सारा चीज आप जानते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए AD माइनस BC, ओके। तो बेसिकली कुछ हुआ नहीं, इसको आप इससे मल्टीप्लाई किए और इससे, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। कुछ बेसिक्स बात है कि डिटरमिनेंट जो है वो सिंबल इसका ऐसे होता है, पहला बात, ठीक है। डिटरमिनेंट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और इसमें रो, ये वाले पार्ट को हम लोग रो बोलते हैं, ये जो ऐसे होता है वो आपका रो कहलाता है। ये रो 1 है, ओके, ये आपका रो 2 है ओके। और ये जो वर्टिकल पार्ट आता है इसको हम कॉलम 1 बोलते हैं और ये कॉलम 2 बोलते हैं, ऐसे आता है। मतलब वर्टिकली हम लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम, और हॉरिजॉन्टली हम लोग रो बोलते हैं, ओके। तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। एक और बात, डिटरमिनेंट के अंदर में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होता है। ऐसा नहीं होगा कि रो ज्यादा हो जाएगा कॉलम, ऐसा नहीं होगा, ये डिटरमिनेंट नहीं है। अगर हम ऐसे लिख दें तो ये भले आपको सिंबल इस तरह का दिख रहा होगा, लेकिन ये डिटरमिनेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रो तो आपके पास 3 है, लेकिन कॉलम आपके पास सिर्फ 2 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिटरमिनेंट में रो और कॉलम जो है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है, हमेशा बराबर होगा तो बेसिकली ये सब आप लोग पहले से भी जानते हैं। अब इसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन एंड माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा आपको, सॉल्व कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये शायद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप तोड़िएगा तो क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। देखिए वही चीज तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसको आप एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वन और वन नहीं घटेगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज द राइट आंसर, ओके। चलिए अब जल्दी से हम लोग आते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में, है ना, तीसरे ऑर्डर में। मुझे नहीं लगता, जहां पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि डिस्कशन और करना चाहिए आप बोलिएगा, हम ज्यादा डिस्कशन के फेवर में नहीं है, ठीक है। हम जल्दी से जल्दी वैसे क्वेश्चंस में मूव करना चाह रहे हैं जो स्कूल्स वगैरह में पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। यही हमारा सिलेबस है, ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। फोर्थ ऑर्डर भी होता है, फिफ्थ ऑर्डर भी होता है, ओके ओके। अरे बच्चा लोग तो आ गया,
बेसिक्स पढ़ने में भी आगे बच्चे लोग, क्या बात है, ऐसा क्यों फील आ रहा है कि ज्यादा इंटरेस्टेड बच्चा लोग इसी में है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ना। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कहीं पर भी अगर आपको जरूरत पड़ेगा कि और थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए तो आप बता दीजिएगा, अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्कशन को और बढ़ाएंगे, है ना। ऐसे हम अंदाजा लगा लेंगे कि आपको कितना जरूरत है, ठीक है। ऐसे ये सब भी आप जानते हैं। थर्ड ऑर्डर ही हमारा सिलेबस है, देखिए फोर्थ ऑर्डर भी होता है, फिफ्थ ऑर्डर भी होता है, ये सब हम लोग के सिलेबस में नहीं है और आगे भी हम लोग को इसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। तो देखिए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा टर्म्स होता है, ए बी सी डी ई एफ एल जी एच आई, ऐसे। इसमें क्या होता है, 3 रो होगा और 3 आपका कॉलम होगा, ओके। जैसे वहां पे 2 रो और 2 कॉलम था, मतलब आपको मैक्सिमम क्या होगा, डिटरमिनेंट जो होता है ना, डिटरमिनेंट हमेशा वैल्यू देता है, रिजल्ट देता है, याद रखिएगा। जैसे आप ये डिटरमिनेंट लिए 1 3 5 4, तो क्या हुआ, आप इसको मल्टीप्लाई किए 4 आया, इसको मल्टीप्लाई किए 15 आया, तो ये रिजल्ट जो आया -11 आया, तो फाइनली क्या दिया आपको, देखिए रिजल्ट आया। तो सिमिलरली थर्ड ऑर्डर हो या फोर्थ ऑर्डर हो, आपको हमेशा वैल्यू मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। अब इसे मान ली एक डिटरमिनेंट आप ले लो, लाइक 2 0 3 -1 2 -5 एंड -2 -1 0। ऐसे जब हम लोग शुरू में पढ़ाते हैं तो यहाँ पे बहुत टाइम देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पे बहुत टाइम हम लोग को देने का जरूरत है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने उम्मीद करते हैं सभी को आता होगा, ठीक है। जो लोग इसको देख रहे हैं सॉल्व कर लें खुद से, और हम ऐसे बाकी बच्चों को बताते हैं जिनको याद नहीं है या नहीं पता, उनको बता देते हैं कैसे सॉल्व होता है। सपोज करिए कि इस डिटरमिनेंट को हमको सॉल्व करना है, तो कोई भी डिटरमिनेंट जब सॉल्व होता है ना तो उसको एक्सपैंड करना होता है, और एक्सपैंड जो होता है वो किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे 3 रो है आपके पास, तो 3 रो में किसी भी रो के रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। 3 कॉलम है, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करते हैं, बट इन जनरल हम लोग पहले रो और पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करते हैं। तो पहला रो या पहला कॉलम ज्यादा फेवरेबल होता है। अच्छा, एक साइन होता है, रेडीमेड साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कोफैक्टर और माइनर का कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो बट आपको सिंबल सिर्फ जानना है कि ये हिडन सिंबल इसमें रहता है, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे आप इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एक्सपैंड, ये सब लिखना पड़ता है एग्जाम में, अलोंग R1, मतलब इसको R1 के रिस्पेक्ट में आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करो, R1 में 3 एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट आप उठा लो A1, तो A1 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, जो एलिमेंट आ रहा है उसको हटा दो और उस बचे हुए एलिमेंट को आप लिख लो B2 B3 C2 C3। उसके बाद जब आप एक्सपैंड करो अलोंग R1 तो ये वाला साइन चलेगा, यानी कि अगला साइन माइनस का है तो माइनस लो, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसको लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो प्लस में है कि माइनस में है। और फिर जब आप इसको लिखते हो तो इसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो एलिमेंट है उसको हटा दो, तो इस बार क्या मिलेगा, A2 A3 एंड C2 C3। एक्सपैंड अलोंग R1 है तो एक एलिमेंट और बचा, तो इस बार प्लस C1 है, प्लस है और जो एलिमेंट है उसको लिख लो, और फिर से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप हटा दो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा A2 A3 B2 B3। ओके, तो अब सॉल्व करने का बस बारी आ गया, और तो कुछ करना नहीं है इसके अंदर, सॉल्व कर लेना है। सेकंड ऑर्डर को तो आप सॉल्व करना जानते हो कि कैसे सॉल्व होगा। अब जैसे वही क्वेश्चन था हमारे पास, 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। देखिए ये लिखना मस्ट है कि आप किसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रहे हो, अलोंग R1। अगर R1 के रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपैंड करोगे, ध्यान दो, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट कौन दिख रहा है आपको, 2, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको हटा दो, तो अंदर में कितना आएगा, 2 -5 -1 0। अब देखो अगला एलिमेंट कौन है, माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, बट ये साइन तो लेना होगा, तो आप माइनस लिए और जो अगला एलिमेंट है वो लिख दो, तो इसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हटा दो, यहां कौन आएगा, 0 3 -1 0। और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, देखिए यहां पे आपको प्लस साइन यूज करना होगा, और नेक्स्ट एलिमेंट है -2। -2 जब लोगे तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हट जाएगा,
ये हो गया 0 3 एंड 2 -5। देन व्हाट, ये 2 को आप वैसे ही रख दो, 2 into 0 0 एंड +5 यानी कि -5, -1 -1 +0 -3 यानी कि +3, -2 एंड ये 0, ओके, और यहाँ पे -6 आ जाओ। तो -5 और 2 हो जाएगा -10, +3 और +12, 12 और 3 15, 15 में से 10 जाएगा तो 5 आंसर। क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा है जो इसको नहीं आता है एक्सपैंड करने? कोई भी ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे जो बैठा हो जिसको एक्सपैंड करने नहीं आता है? क्या बात है, स्टूडेंट काफी दिख रहे हैं। हम अंदाजा लगाए थे कि 10-20 से ज्यादा नहीं होंगे डिटरमिनेंट में। ये तो बात पलटा हुआ लग रहा है मुझे। ओके फरवरी 1 फरवरी से सोच रहे हैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करें। कोई इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा, अगर होंगे तो स्टार्ट कर देंगे। 3 महीना मिलता है, फरवरी मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। नॉमिनल फी के ऊपर, ठीक है, 5,000 या 6,000 रुपए रखेंगे, नॉमिनल फी रहेगा। अगर कोई चाहेंगे सिर्फ बोर्ड पढ़ाएंगे तो कोई होंगे तो आप बताइएगा, ठीक है। लेकिन 20-25 बच्चे होंगे तभी पढ़ाने का सोचेंगे, नहीं तो फिर नहीं पढ़ाएंगे। ओके चलिए बढ़ते हैं, इससे रिवीजन भी सारा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आप उम्मीद करते हैं सभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा और बनाते हैं इसको। जैसे 1 -1 4 2 3 1 एंड 4 0 0, ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। देखिए आप किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करिएगा, आंसर सेम आएगा। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिखाएं कि हम इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड किए थे, अगर आप उस क्वेश्चन को इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करते ना तब भी वही आंसर आता। बट सिंबल का बस ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, सिंबल का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रहे हैं। देखिए इस बार हम एक्सपैंड चलिए करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। ओके लिखेंगे एक्सपैंड। ये बार बार रिपीट करें, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब लिखिएगा तभी सामने वाले को पता चलेगा। ओके तो हम लोग आते हैं ये 1, ओके, और क्रैश कोर्स ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन लेंगे। और ज्यादा नहीं, 20 बच्चा, उससे ज्यादा नहीं। कोई इंटरेस्टेड होगा तो बोलिएगा। ये 1 है आपका, इधर इधर आ जाइए, 3 1 0 0। देखिए पहला एलिमेंट कौन है इसका, ये वाला। अगला साइन कौन होता है, माइनस, तो वो माइनस लिखो और साथ में -1। इस साइन को मत भूल जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको ले लो, हॉरिजॉन्टली गए, वर्टिकली गए, बचा कौन, 2 4 1 0। और नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, +4, +4 है, ये गया और ये गया, तो 2 3 4 0। जैसे आप अदर जगह पे जैसे वेक्टर्स वगैरह जो आप करते थे ना, तो हमेशा पहले रो के अलोंग ही आप सॉल्व करते थे, आईजे के यहाँ पे लिखा रहता था और उसी के रिस्पेक्ट में आप काम करते थे। लेकिन डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 0 एंड 0 +1 0 -4 एंड +4 0 -12, 4 3 12। ये तो खत्म ही हो गया कहानी इसका। यहाँ पर ये -4 मिलेगा और -48 होगा। आई थिंक शायद सही होगा, देख लीजिएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक, एक्सपैंड आपसे हो जाएगा। और एक्सपैंड सीखना जरूरी है क्योंकि इसका जरूरत दो जगह आपको बहुत ज्यादा होगा। एक मैट्रिसेस के अंदर बहुत जरूरत, जानते हैं एक्सपैंड का जरूरत डिटरमिनेंट में नहीं है। जो एक्सपैंडिंग मेथड सीख रहे हैं हम लोग, इसका जरूरत डिटरमिनेंट के अंदर नहीं होता है, इसका जरूरत होता है मैट्रिसेस के अंदर, 3D के अंदर, इसका वेक्टर्स के अंदर। एक्सपैंडिंग मेथड जो होता है वो ज्यादा वहां काम आता है, मैट्रिसेस में बहुत काम आता है। मतलब मैट्रिसेस में अगर ये चीज आपको नहीं आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि एक बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें ये वाला काम करना पड़ता है। डिटरमिनेंट के अंदर नहीं इसका जरूरत पड़ता है। डिटरमिनेंट में आपको जो जरूरत पड़ेगा, यही एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बनाया गया। अब वो क्यों बनाया गया,
वो हम लोग जानेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है ओके, लाइक 1 1 1 ABC और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और इसको ऊपर में लिख दिया कि इवेलुएट, और या प्रूफ करने बोल दिया कि प्रूफ करो कि इसका रिजल्ट A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए है। ओके, अब एक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि क्या इसको एक्सपैंड मेथड से हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन कई बार जब आप किसी भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को आप एक्सपैंड मेथड से बना सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एक्सपैंड मेथड से आप बनाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आता है कि कैलकुलेशन पार्ट बहुत लेंदी होने लगता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाया गया, उसके लिए कुछ रूल्स बनाया गया, ठीक है। उस रूल से फायदा क्या होता है कि चीज आसानी से बन जाता है। आप चाहो तो इसको एक्सपैंड करके बना सकते हो, जैसे आप लिखे कि एक्सपैंड along R1, तो R1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 1 हो गया, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली गया, BC B स्क्वायर C स्क्वायर। फिर अगला ले लिया आप ये वाला माइनस ए लोगो तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली गया, तो 1 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, और फिर आप आ गए A स्क्वायर। जब A स्क्वायर लिए तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली गया, 1 1 और B और C हो गया। अब देखो, अब इसको जब आप सॉल्व करने जाते हो तो BC स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C and minus a C square minus B square and A square and C minus B, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा मेहनत इसमें बढ़ेगा आपका। जैसे सपोज करो कि यहां से आप BC को कॉमन ले लो तो C माइनस बी हो गया, यहां से C माइनस बी इंटू C प्लस बी लिख सकते थे। अच्छा, यहाँ पे A स्क्वायर C माइनस बी है, देखो सारे में C माइनस बी कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो, BC माइनस ए C प्लस बी एंड प्लस A स्क्वायर। अब देखो C माइनस बी हो गया, ये हो गया BC माइनस AC माइनस AB एंड प्लस A स्क्वायर। अब देखो कुछ इस तरह का ग्रुप बनाना होगा तुमको, देखो C माइनस बी, ध्यान देते हैं हम लोग। यहां से अगर तुम चाहो तो C को कॉमन खींच सकते हो, तो यहां से आ जाएगा B माइनस ए, और यहां से माइनस ए को कॉमन खींचोगे तो फिर से B माइनस ए, तो देखो C माइनस बी, यहाँ पे B माइनस ए और C माइनस ए आ गया। जब सारे को खोलोगे तो C माइनस बी, B माइनस ए एंड C माइनस ए होगा। अब माइनस कॉमन देखो, अगर आंसर को मैच कराते हो तो आंसर पूरा नहीं आया, ये रिवर्स में आ गया, B माइनस सी भी रिवर्स में आ गया, C माइनस ए है। यहां से माइनस को कॉमन खींच लो तो B माइनस सी होगा, और यहां से भी कॉमन खींचोगे तो वो माइनस को प्लस कर देगा, तो A माइनस बी हो गया एंड C माइनस आंसर। बट अगर हम इसको प्रॉपर्टी से बनाते हैं तो ये और आसानी से बन सकता है। किसी भी क्वेश्चन को आप एक्सपैंड मेथड से बना सकते हो। पहला बात कि ये वैलिड नहीं है बोर्ड में, ये मेथड वैलिड नहीं है बोर्ड, आप एक्सपैंड मेथड से एग्जाम्स में नहीं बनाना है, दम दिमाग में बैठा लीजिए। भले क्वेश्चन में लिखे ना लिखे, क्वेश्चन में लिख सकता है यूजिंग प्रॉपर्टी इवैल्यूएट या प्रूफ लिख सकता है, और कई बार वो लिखेगा नहीं, सिर्फ इवैल्यूएट लिख देगा या प्रूफ करने बोल देगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्सपैंड मेथड से गए और बना लिए क्वेश्चन। एक्सपैंड मेथड पूरी तरह से अवॉइड करना है। कोई भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है एक्सपैंड मेथड से आ सकता है। एक्सपैंड मेथड इसलिए अवॉइड करते हैं कि ये कई बार बहुत लेंथी कर देता है आपके सॉल्यूशंस को, ठीक है। हो सकता है कि अगर हम प्रॉपर्टी से बनाते तो इतना कैलकुलेशन जो दिख रहा था वो आता ही नहीं, मतलब ये अच्छा खासा कैलकुलेशन है। अगर आप खुद बनाते तो हो सकता है कुछ बच्चे फंस भी जाते कि आपको समझ में नहीं आता कि इसके बाद कैसे मैनेज करें। कई बच्चों को ये समझ ही में नहीं आता, कई बच्चे आसानी से स्मूथली बना भी लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि अब इसके बाद कैसे बढ़े। तो एक्सपैंड मेथड से थोड़ा सा परेशानी होता है कैलकुलेशन को लेकर, तब उसके लिए कुछ रूल्स बनाया गया कि अगर उस रूल्स को हम फॉलो करें तो चीज हमारा आसान होगा। तो चला जाए कुछ रूल्स की तरफ, ठीक है। 6-7 रूल्स है छोटा छोटा, उसको हम लोग को थोड़ा सा करना होगा। वो रूल्स अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, पहला रूल चलिए हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट रूल्स पे बात करते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिएगा। पहला
अगला देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट remains unchanged, okay, if its rows and columns are interchanged. This is the first property. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. This is the first property. इसका मतलब क्या वाले वो समझ ले। सपोज करिए एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, 2 1 3 4 1 2 एंड 1 3 1। चलिए इस डिटरमिनेंट को हम थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए सॉल्व करिए, अभी जब तक प्रॉपर्टी चल रहा है ना, इस तरह की चीज को थोड़ा सा सॉल्व करने का आदत बनाना हम लोग, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिखते हैं एक्सपैंड अलोंग R1। एक काम करते हैं, एक तो में 0 दे देते हैं, थोड़ा सा इजी सॉल्व हो जाएगा। एक्सपैंड अलोंग R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करेगा तो साइन होता है प्लस माइनस प्लस। तो चलिए सबसे पहले 2 ले लीजिए आप, 2 लीजिएगा तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हटाइए। देखिए ये वाला भी लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए। 1 लीजिएगा माइनस साइन है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हटाइए, 4 1 एंड 2 0। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग प्लस 3 लेते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लीजिएगा तो 4 1 और 1 3। ओके देखिए इसके बिना अगर ये सब चीज आपको नहीं पढ़ाएंगे ना, तो जब हम क्वेश्चन में, कुछ बच्चे चाह रहे होंगे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। ये अगर आपके दिमाग में नहीं स्टोर हुआ, आपके दिमाग से सिर्फ धूल हटा रहे हैं कि देखिए प्रॉपर्टीज है, आप एक बार देख लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे बात करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए भी। 1 इंटू देखिए 0 और -6 हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, -1 4 इंटू 0 0 और इधर से आएगा तो -2 एंड +3 12 -1, ये हो जाएगा -12 और ये माइनस माइनस यानी कि +2 और ये हो जाएगा आपके पास 12 - 1 यानी कि 11। देखिए -12 +2 हो जाएगा -10 एंड 33, तो ये हो जाएगा 23 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये पहला जो रूल्स है क्या बोला है उसको समझते हैं। बोलता है द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आप रो को ना, इंटरचेंज का साइन हम लोग ऐसे करते हैं ना, ये जो सिंबल्स होता है ऐसे होता है। ठीक है, आप करना क्या चाह रहे हैं वो पहले समझिए। आप रो से इंटर कॉलम को बदल देना चाह रहे हैं, यानी आप नया डिटरमिनेंट बनाना चाह रहे हैं। मतलब ये जो चीज आपको दिख रहा है ना, उसको आप इधर ले आइए, 2 1 3, रो का जितना भी चीज है सब कॉलम में, 4 1 2 यहां ले आइए और 1 3 0 यहां ले आइए। इंटरचेंज हो गया। देखिए इसको उठा के हम यहां ले आए, इसको उठा के हम यहां ले आए और इसको उठा के हम यहां ले आए। अब इसके बाद देखिए, अब हम इसको फिर से बना रहे हैं। देखो ये तो बना हुआ था, अब बोलेंगे दोनों में फर्क क्या, दोनों में फर्क है। पहले ये चीज यहां था, अब ये चीज यहां आ गया। पहले ये यहां था, अब यहां आ गया। देखिए जगह बदला हुआ है, तो क्या जगह बदलने से रिजल्ट भी बदल जाता है? चेक कर लेते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। इसको फिर से लिखते हैं, एक्सपैंड अलोंग R1 ही जाता है। ज्यादातर R1 और C1 का ही हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसा जरूरत पड़ने पे किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए आप 2 ले लो, 2 ले लोगे तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हट गया, तो 1 2 3 0। फिर ले लो -4 लोगे तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये गया 1 3 3 0। फिर आप ले लो 1 लोगे तब ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली गया 1 3 और 1 2 आ जाएगा। देखिए प्योर बोर्ड स्टडी हो रहा है ना, ध्यान देगा। ये हो गया 0, ये हो गया -6,
-4 0 -9 1 2 -3 ये हो जाएगा -12 ओके, ये हो जाएगा 36 और 2 3 -1 यानी कि -1 12 और एक 13 -13 + 36 आई थिंक 23 सेम रिजल्ट। तो पहला रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, हम लोग को इसी तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के जरिए अपने जो प्रॉपर्टीज है उसको दिखाना है कि ये सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखें, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना लीजिए, हटाएंगे इसको हम लोग, है ना, और आगे बढ़ेंगे, बिठा देते हैं इसको। ओके देखिए, हम आपको ये बताते हैं कि जैसे सपोज करिए कि इसको दिखा देते हैं एक बार। ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ये एक डिटरमिनेंट है जिसका रिजल्ट डेल आ रहा है। अगर आप इसको रो टू कॉलम इंटरचेंज करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि ये यहां आ जाएगा एंड A2 B2 C2 यहां आ जाएगा और A3 B3 C3 यहां आ जाएगा और तब भी रिजल्ट आपको डेल ही आएगा। देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना। अगर आप ये सब नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाएगा। तो क्या आप बताना चाह रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, ठीक है, किस तरह का काम किए हैं, ठीक है, वो आपको बताना होता। तो आप इसमें रो टू कॉलम चेंज किए हैं। जब रो टू कॉलम आप बदलिएगा तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। अगर इसका आंसर डेल आ रहा है तो इसका भी आंसर डेल आएगा और हम प्रूफ करके आपको दिखाएं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, ये पहला प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि रो टू कॉलम अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी भी आसान है, लिखिएगा। आप इफ टू रोज, प्रॉपर्टी 2, if two rows or columns are interchange, then result will be same but opposite in sign. If two rows or columns are interchanged, the result will be same but opposite in sign. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए एक डिटरमिनेंट आप ले लो, डिटरमिनेंट हुआ, इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट जरूर आएगा। अब क्या करो मालूम है, अब आप एक बदलाव लाना चाह रहे हो। आप क्या करो, ये जो है ना रो, इसका जगह बदल के यहां कर देना चाह रहे हो। देखो, जो चेंजेस होता है वो रो से रो में होता है और कॉलम से कॉलम में होता है। अब ये नहीं कर सकते कि पहले रो को पहले कॉलम में डाल दो या पहले रो को दूसरे कॉलम में डाल दो, ऐसा नहीं होता है। रो अपना जगह रो के लिए छोड़ेगा और कॉलम अपना जगह कॉलम के लिए ही छोड़ सकता है। मतलब इसको अगर आने का मन होगा तो वो या तो ये जगह या तो ये जगह पे आ सकता है। इसको अगर आने का मन होगा तो वो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। मतलब जो एक जो काम होता है, ठीक है, इंटरचेंज या किसी का रो में होता है और कॉलम का कॉलम में होता है। तो आपका इच्छा ये है कि हम R1 का जगह बदल के R3 को दे दें। तो R3 को R1 का जगह जब R3 जाएगा तो R3 के पास भी तो एलिमेंट है, वो कहां जाएगा, वो वापस R1 में चल जाएगा। तो मतलब जगह का बदलाव किया, मतलब A3 अब आ गया यहाँ पे। A2 के बारे में कोई R2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रो 2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रो 2 अपनी जगह पे ही रहेगा और ये आपका इधर आया। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। इस बार आंसर डेल नहीं आएगा, इस बार आंसर माइनस डेल आएगा। इस बार जो आंसर आएगा वो आपका माइनस डेल आएगा, ठीक है। और इसको हमको लगता नहीं कि प्रूफ करने का जरूरत है, हम वैसे ही प्रूफ कर सकते थे। हम क्या करते हैं, कोई एक डिटरमिनेंट लेते हैं 1 3 4 2 1 3 3 1 5 और इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर एक डिटरमिनेंट लेते हैं जिसमें हम जगह बदल देते हैं। मान ली इसको हम यहां लिख देते हैं और इसको यहां लिख देते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं।
तो आप देखते हैं यहां का जो रिजल्ट है और यहां का जो रिजल्ट है दोनों में एक साइन का फर्क आपको दिख जाता है, एक साइन का दोनों में फर्क दिखता है। पहले से ही निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट आया निगेटिव, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट इन साइन लिखे हैं, ऑपोजिट इन साइन, साइन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, मतलब साइन बदल जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव आ जाएगा। अब एक सवाल आता है कि आप कितना बार इंटरचेंज कर सकते हैं, जितना बार मन कर लो, नहीं हर बार साइन बदलेगा। अगर आप इसको बदल के यहां लाए और फिर आपका मन है कि हम ये वाला जगह को बदल के इसको दे दें, तो आप इंफॉर्मेशन दो, कॉलम 1 के जगह पे आप कॉलम 2 लिख दिए, मतलब अगला स्टेप आपके पास ये होगा B3 B2 B1 और A3 A2 A1 और C3 C2 C1। इंफॉर्मेशन दे चुके हो, क्या किया, कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 2 और कॉलम 2 जो कॉलम 1 दोनों का जगह में बदलाव आया, तो रिजल्ट क्या आएगा इस बार, डेल। देखिए रिजल्ट तो माइनस डेल था इसका, लेकिन एक आगे और माइनस लगेगा जो कि फाइनली डेल बना देगा। तो आपको जितना बार इंटरचेंज करना है करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था प्रॉपर्टी 2। दो प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग पढ़े। प्रॉपर्टी को दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे सिर्फ आपका जो आपके दिमाग में धूल पड़ा हुआ बस उसको हटा रहे हैं, मोर एंड लेस आप लोग जानते हैं ये सब प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या बोले हम आपको, रो टू कॉलम को अगर इंटरचेंज करेगा तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी हम आपको क्या बोले, सेकंड प्रॉपर्टी बोले कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट तो सेम होता है लेकिन साइन आपका ऑपोजिट होता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, if any two row or column are identical, then result will be 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो उस केस में रिजल्ट आपका 0 हो जाता है, कोई भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप ले लो एक 1 3 2, फिर ले लो आप 5 3 1, फिर आ जाओ 1 3 2। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, साफ दिख रहा है आपको। वर्टिकली जाएगा यहाँ पे 3 3 1 2, फिर अगला एलिमेंट आपके पास 3 आ रहा है जो कि माइनस साइन के साथ आएगा, तो यहां पे आपके पास आएगा 5 1 और 1 2। फिर अगला एलिमेंट आपके पास 2 है, जब आप 2 लीजिएगा तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये जाएगा, 5 1 और 3 3 हो जाएगा। अब 3 into 2 6 minus 3 10 minus 1 15th minus 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा -27 एंड 3 यानी कि 0 आ गया। तब अगर आपको ये बात पता है, अगर आपको ये बात पता है तो फिर इतना करने का क्या जरूरत है, सीधे आंसर 0। उसके लिए करना क्या था, उसके लिए बस इतना लिखते हैं R1 and R3 are identical, then result will be 0। हो गया, बस आपको एक इंफॉर्मेशन चिपकाना है और आंसर में आ जाना है, बस कि R1 और R3 आपका आइडेंटिकल है तो रिजल्ट आपका 0 होगा। तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी यहां पे कवर किए अभी तक। क्या क्या प्रॉपर्टी कवर किए, अगर
रो टू कॉलम पूरा हम इंटरचेंज कर दें तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा? सेकंड प्रॉपर्टी होगा कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट तो सेम होगा, लेकिन साइन आपका ऑपोजिट हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हम आपको क्या बोले, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो रिजल्ट जीरो होगा। एक और चीज, इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जैसे A1 B1 C1 हो गया, यहाँ पे B1 C1 हो गया, B2 B3 C2 C3। देखिए इसमें एक खास बात आपको दिखेगा कि ये वाला चीज और ये वाला चीज आइडेंटिकल है। देख रहे हैं आप, R1 एंड कॉलम 1 आर आइडेंटिकल। तो इस केस में आपका आंसर जीरो नहीं होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसका आंसर जीरो नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, ऐसा नहीं कि एक रो और एक कॉलम आइडेंटिकल होगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। ये गलती मत कर दीजिएगा कि यार यहां तो सेम दिख रहा है तो चलो जीरो। सेम दिखने का मतलब हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल सेम दिखना चाहिए और वर्टिकल से वर्टिकली सेम दिखना चाहिए, तभी आंसर जीरो होगा। एक हॉरिजॉन्टल और अगर एक वर्टिकल सेम दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जीरो होगा। हो सकता है इत्तफाकन वो हो जाए सॉल्व करने पे, वो अलग मामला है, लेकिन इन जनरल वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। और ये ऐसे सिंपल प्रॉपर्टी है, याद भी हो गया होगा अब तक। पहला प्रॉपर्टी क्या था? रो टू कॉलम को इंटरचेंज करो, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो आपका रिजल्ट सेम होता है, साइन ऑपोजिट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा तो रिजल्ट आपका जीरो होगा, क्योंकि आप जब तक प्रॉपर्टी नहीं पढ़िएगा तब तक आप इस पे कमांड नहीं कर पाइएगा क्वेश्चन बनाने में। अगले इसमें हम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। कई बार डिटरमिनेंट का जो रूप होता है ना, कुछ ऐसा होता है, A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस बीटा एंड A3 प्लस गामा इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी। और यहां पे आ जाओ B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। और आपको जरूरत पड़ता है इनको तोड़ने का, अलग करने का। ऐसे ऐसे मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आपको 20-30 क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो एक आध क्वेश्चन में ही ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो तोड़ने का जरूरत शायद ही आपको कहीं पड़ेगा। तो जानते हैं ऐसे डिटरमिनेंट को आप तोड़ सकते हो कैसे? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C प्लस, और यहां पे आप लिख सकते हो अल्फा बीटा गामा एंड B1 B2 B3 C1 C2। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको हम बोलते हैं सेपरेट कर दिया, मतलब इस डिटरमिनेंट को हम दो पार्ट में तोड़ दिए। ये दोनों तो दोनों में कॉमन होगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं दिखेगा आपको, लेकिन दोनों जगह पे मौजूद है। सिर्फ वो वाला पार्ट जो एडिशन फॉर्म में है वो आपका एक इसके साथ चला गया और एक इसके साथ चला गया। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। कहीं पे आपको अगर ऐसा दिख जाए, खास के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में काम आता है ऑपोजिट वाला, मतलब ऐसा कहीं दिख रहा है आपको ये और ये सेम दिख रहा है और ये दोनों अलग दिख रहा है, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, तो ये वाला अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन के जरिए अटैच हो जाएगा और एडिशन होगा तो एडिशन के जरिए अटैच हो जाएगा। बट बोर्ड लेवल पे तो खैर हमको ये भी जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत रेयर है कि अलग करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में, बहुत कम पड़ता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको ये वाला पैतरा आना चाहिए, क्योंकि आपको कभी इसको तोड़ना भी पड़ता है और कभी जोड़ना भी पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में माइनस साइन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अच्छा, कई बार ये ऐसा भी होता है, समझे, जैसे मान ली A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस बीटा एंड A3 प्लस गामा, B1 plus U, B2 plus V, and B3 plus W, and C1, C2, C3। और इसको तोड़ने बोला गया, तो तोड़ने का तरीका बहुत सिंपल है, आप इसको तोड़ो, इसको मत तोड़ो। तो इसको A1 A2 A3 लिख दो और इसको वैसे ही लिखो जो होता है, तोड़िए। अब अगले वाले में अल्फा बीटा गामा कर लो और इसको वैसे ही लिख लो। टूट गया। अगर अब आपको मन है कि इसको भी तोड़े तो आप एक एक पार्ट करके तोड़ो। इसको कैसे तोड़ोगे?
A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। देखिए ये दोनों सेम है, इसको कुछ नहीं बदला है। बीच में आपको प्लस का साइन है, लिख लो। फिर से A1 A2 A3, U V W, C1 C2 C3 प्लस अल्फा बीटा गामा, ओके, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस अल्फा बीटा गामा, UVW, C1 C2 C3। देखिए बस कहां बदलाव दिखा, यहां और यहां। यहां भी कहां बदलाव दिखा, यहां और किसको तोड़ लेते, इसी को ना। यहाँ देख, 4 हो गया। बट रेयर है, इस तरह का जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग कैसे तोड़ते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे भी एक और एक्सटेंड कर जाए कुछ भी, एक्स वाई जेड, तब जानते हैं कितना टर्म्स टूटेगा। यहां पे कितना हुआ, 4, तो इस बार 6 नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन पोजीशन में जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, देखे स्टेट कंपटीशन में, कि इसको एक्सपैंड करके कितना डिटरमिनेंट तैयार होगा, तो कई लोग 6 लिख देते हैं, राइट आंसर 8 होगा। 4 में पता नहीं चलता इसलिए ना कि आप 2 + 2 करिए या 2 इंटू 2 करिए, रिजल्ट सेम होता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। इसके लिए 2, इसके लिए 2 और इसके लिए 2, लेकिन मल्टीप्लीकेशन पोजीशन में जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर सिंपल आपका 4 था, जिसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है 5वें और 6ठे का, बहुत इस्तेमाल है 5वें और 6ठे का। मतलब बोला ये जाता है कि 5वां और 6ठा अगर आप ठीक से सीख गए तो मतलब आप डिटरमिनेंट में आपका कमांड आना चालू हो जाएगा। क्या है 5वें और 6ठे प्रॉपर्टी में, वो थोड़ा देखते हैं। पहले 5वें प्रॉपर्टी समझते हैं। सपोज करिए A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ओके, आपको मन है कि इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर लें, इसको आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें डिटरमिनेंट को, ठीक है, तो क्या होगा। ओके, इस डिटरमिनेंट को आपको मन है कि हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें, जानते क्या होगा। मैट्रिसेस के अंदर हम लोग क्या सीखते थे मालूम है, ये सब में चल जाता था, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, डिटरमिनेंट में इंडिविजुअल किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जाएगा। आपको मन है तो आप यहां लिख दो A1 अल्फा, A2 अल्फा और A3 अल्फा, और बाकी को वैसे लिख दो, मत छुओ। हो गया। अगर आपको मन है कि इस अल्फा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कर दो, आपको मन है कि इस अल्फा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कर दो, लेकिन जिसके साथ भी करना है एक ही में होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, A1 A2 A3 अल्फा B1 अल्फा B2 एंड अल्फा B3, C1 C2 C3। हो गया। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में जाता है। ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, या तो इस कॉलम में जाएगा, या तो इसमें जाएगा, या तो इसमें जाएगा, या तो इस रो में जाएगा, या तो इस रो में जाएगा, या तो इस रो में जाएगा, सारे में नहीं मूव करता है। ठीक है, ये सारे में आपका मूव नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। इसको छोटे से एग्जांपल से आप समझ भी सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। जैसे सपोज करिए कि हम 2 वाला लेते हैं, 2 3 4 1, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझते हैं इसे, आपको समझ में आ जाएगा बात। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 को बाहर ही छोड़ दो, इसका रिजल्ट लेते हैं 2 एंड -12, तो रिजल्ट हो जाएगा 5 -10 यानी कि -50 आया। अब हम एक चेंज करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस 5 को हम अंदर में सबके साथ दे देते हैं, 10 20 15 15 और 5, सारे से मल्टीप्लाई किए, सारे से जितना भी एलिमेंट था। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 5 -15 इंटू 20, ये हो गया 50 और ये हो गया 300, मतलब कि -250।
ओके, तो हम देखें कि अगर ये जो इस सिचुएशन में क्वेश्चन था उसका आंसर -50 था और जब हम सारे में मल्टीप्लाई किए तो आंसर -250 आ गया, तो क्या गलत है? आंसर सेम आना चाहिए था। अगर ये एलिमेंट सब में मल्टीप्लाई होता तब भी आंसर वही आना चाहिए था जो यहाँ है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। हम उस 5 को सिर्फ पहले वाले में देते हैं, 5 इंटू 2 10 और ये 20 और 3 और 1 को हम वैसे छोड़ देंगे। हम क्या किए, इसको जो मल्टीप्लाई है सिर्फ पहले रो में किए बस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 1 10 -60 और दैट इज अ -50 which is similar to this one। इससे ये बात साबित हो रहा है कि कोई भी जो मल्टीप्लीकेशंस है वो किसी एक रो या एक कॉलम में ही जाता है। आप और टेस्टिंग कर सकते हो, जैसे हम आपको दिखाते हैं। हम इस 5 को यहां देते हैं, इसमें 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 और 4 1 को हम वैसे छोड़ देते हैं। हम क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए पहले कॉलम के एलिमेंट से बस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 1 10 एंड -60 अगेन -50। मतलब इससे ये बात साबित हो रहा है कि कोई भी जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई किसी भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में करेगा। और दिस इज अ -50। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया बात? बोर हो रहे हैं आप लोग? कितने लोग बोर हो रहे हैं बताइए पहले। बहुत लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छा भी है। संगम बोर हो रहे हो? गौरव भी बोर हो रहे हैं, अच्छा अच्छा। हाँ, विघ्नेश भी बोला कि बोर हो रहे हैं। अच्छा, क्या करें फिर, छोड़ दें? बोलिए तो छोड़ देंगे, ऐसा क्या। हाँ, साहिल बोला कि हाँ छोड़ दीजिए। अच्छा, चलिए ओके। आप चलिए, यहां तक हम लोग सीख गए, मतलब हम लोग सीख गए, ठीक है, हम लोग सीख गए कितना प्रॉपर्टी, 5। हाँ, मतलब ऐसे में तो जो लोग को ये लग रहा है, ऐसे में हम लोग क्वेश्चन में अब आ ही जाएंगे। प्रॉपर्टी पे तो लगभग आ ही गए। कितना प्रॉपर्टी कर लिए, ये 5 कर लिए। पहला प्रॉपर्टी क्या था, रो टू कॉलम अगर आप इंटरचेंज करेगा तो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था कि दो कोई भी दो रो या कोई भी दो, अच्छा हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, सेकंड प्रॉपर्टी ये था कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं रिजल्ट सेम होगा, साइन का ऑपोजिट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास था कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो रिजल्ट 0 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम चाहें तो तोड़ सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होता ज्यादातर। पांचवा प्रॉपर्टी क्या सीखे, पांचवा प्रॉपर्टी ये सीखे जो बहुत 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 काम का है, ठीक है। क्या काम का है कि भाई अगर किसी भी स्केलर से अगर किसी डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में ही जाता है, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी बस यही चीज सीखे हैं। त्रिवारी का क्वेश्चन है कि फिर से आप बता दीजिए। पांचवा प्रॉपर्टी बस इतना ही सीखे हैं कि किसी भी स्केलर से अगर किसी डिटरमिनेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही जाता है, और उसका प्रूफ भी हम आपको करके दिखाए, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के जरिए। छठा प्रॉपर्टी देखिए क्या है, छठा प्रॉपर्टी जो कि काफी काम आएगा। जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए कि कुछ नंबर से लेते हैं 4 8 12, 12th, अब आ जाओ आप यहाँ पे 20, ओके, 3 9, यहाँ पे ले लो आप 16 ले लो, और 4 और यहाँ ले लो आप 28 ले लो, चलो ठीक है। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट है तो इस डिटरमिनेंट को हम प्रॉपर्टी के जरिए बना सकते हैं और डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ये मर्जी है। देखिए आप प्रॉपर्टी के जरिए बनाओ या एक्सपैंड के जरिए बनाओ, बात समझोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉपर्टी के जरिए बनाओ या एक्सपैंड के जरिए बनाओ, अगर कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल लिया करो। अब सवाल है कि कॉमन कैसे पकड़ते हैं। कॉमन में सिर्फ आपको ये देखना होता है कि किसी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में कुछ कॉमन है कि नहीं, वो चेक करो खाली। मतलब सारे में नहीं देखो, देखो सिर्फ इस रो में ध्यान दो। इस रो में कोई ऐसा चीज है जो कॉमन दिख रहा है, मेरे को 4 दिख रहा है। 4 एक ऐसा है जो सब में मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कॉमन 4 फ्रॉम R1। सारे में देखने का जरूरत नहीं होता है,
जिस तरह से मल्टीप्लाई करने टाइम पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम जाता है, उस तरह से कॉमन निकलने टाइम भी पार्टिकुलर रो पार्टिकुलर कॉलम देखा जाता है। तो जैसे ही 4 को आप कॉमन निकालोगे तो बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 4 2 3। बाकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो छोड़ दो। क्या कहीं से कुछ और कॉमन आपको दिख रहा है? देखो तो हम लिख सकते हैं अगेन कॉमन 4 फ्रॉम कॉलम 1। इस कॉलम 1 से आप कॉमन निकाल लो। 4 इंटू 4 1 2 1 3 5 2 3। ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है। 2 3 नहीं तो एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा आप कहां से कॉमन निकालें। अरे इसी बहाने आपका रिवीजन तो हो जा रहा है कम से कम। खुद से पढ़ेगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अब कहीं से कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यहां भी कुछ कॉमन नहीं है, यहां भी कुछ कॉमन नहीं है, इधर से भी कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, इधर भी कुछ कॉमन नहीं है। हो गया, और यही हो गया 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। दिस इज आंसर। तो ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब मिक्स प्रॉपर्टी। आप फिफ्थ प्रॉपर्टी रखिए, कॉमन निकालना या मल्टीप्लाई करना, वो पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम में होता है ना। यहां से देखिए इस रो से कॉमन था, हम बाकी को नहीं ध्यान दिए, हम सिर्फ इस रो पे ध्यान दिए कि इसमें एक ऐसा लिमिट है जो तीनों में मौजूद है, बाहर निकाल दिए। फिर हम देखें कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी बाहर निकाल दिए। तो मोर एंड लेस हम लोग को चीज समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी एक तरह से हम बोल सकते हैं, एक आध प्रॉपर्टी अगर आएगा तो बीच में हम लोग देख लेंगे, बट एक तरह से लास्ट प्रॉपर्टी पे हम डिस्कशन करने अब जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, काफी। अब वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं, पहले समझते हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी को समझ जाते हैं मतलब आप समझ गए। सपोज करिए कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, ओके। सपोज करिए कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है और इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सपैंडिंग मेथड, यूजिंग प्रॉपर्टी, दोनों मेथड है। एक्सपैंडिंग बोर्ड में चलता नहीं है, और जो प्रॉपर्टी सीखे हैं उसका यूज हम कर सकते हैं अगर यूज करने लायक होगा कहीं पे बात। तो एक प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कि हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये इसको सॉल्व करना है, तो कई बार क्या होता है कि अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दें तो वो बड़ा मजा आ जाता है। जैसा हम बता रहे हैं, जैसे ये मेरा R1 है, तो हम चाह रहे हैं कि R1 को बदल देते हैं, R1 को बदल देते हैं। जैसे हम R1 को, ध्यान दोगे, R1 प्लस R2 कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल चलेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। जैसे 2 1 3 4, ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू 2 8 माइनस 3 यानी कि 5। अब हम एक चेंज कर रहे हैं कि R1 को R1 प्लस R2 कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। देखिए क्या होगा भाई, जोड़ते हैं। R1 कौन है, ये वाला। R2 कौन है, ये वाला। हम दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 2 प्लस 3 5, 1 और 4 5 और 3 और ये 4 हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, एंड माइनस कितना हो जाएगा 15। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 5। अरे वाह, आंसर सेम, मैच कर गया। अच्छा क्या इंफॉर्मेशन की थोड़ा लिख दो। R1 को आप R1 प्लस R2 किए, उसके बाद बनाए। तो इससे एक बात समझ में आया कि आंसर में कोई बदलाव नहीं आया, इसका भी आंसर डेली आएगा। अच्छा चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। R1 को आप R1 माइनस R2 कर दो, ठीक है। R1 को आप R1 माइनस R2 कर दो, हम मिटाते जाएंगे ना, जगह नहीं है तो मिटाते जाएंगे। इस बार क्या करें, R1 को R2 से घटा रहे हैं, मतलब R1 का पहला एलिमेंट R2 के पहले एलिमेंट से घटेगा, और 2 में से 3 जाएगा तो -1, और 1 से -4 जाएगा तो -3, अब बाकी 3 और 4 ले लो। क्या क्यों लिख दो, R1 को आप R1 माइनस R2 कर लिए। सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 4 -4, ओके, और इधर से आ जाएगा तो माइनस यानी कि +9, अगेन 5। नोटिस की एक बात, यहां भी आंसर नहीं बदला।
चलो एक और काम करते हैं, R1 को R1 प्लस 2R2 कर लेते हैं, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। R1 को R1 प्लस 2R2 कर लीजिए। R1 कौन है, ये वाला, ठीक है, और 2R2 का मतलब ये वाला। तो देखिए आप करना है क्या, चले ध्यान से देखिएगा, R1 का पहला एलिमेंट प्लस 2R2 2 इंटू 3, फिर इसमें आइए R1 2 इंटू 4। देखो जब आप ऐसे लिखते हो ना, मतलब R1 के बारे में बात कर रहे हो कि R1 को R1 प्लस 2R2 कर दो, तो R1 आपका ये था, R2 आपका ये था, तो अब R1 को आप बदलना चाह रहे हो, नया R1 बनाना चाह रहे हो जो इससे बना है, तो R1 में पहला एलिमेंट ये लिए और इसका 2 मल्टीपल लिए, R2 का ये सॉरी R1 का ये सेकंड एलिमेंट है और 2 इंटू इतना। R2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप क्या किए लिख दो R1 प्लस 2R2। दैट केस में देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 2 1 8 और 4 दूनी 8 1 9 एंड 4 32, ठीक है, 27, अगेन 5, फिर से आंसर वही डेल, यानी कुछ एक रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं। अगर R1 में हम लोग R1 माइनस 2R2 करते तब भी आंसर डेल था, मतलब R1 में आप R1 प्लस 2R2, ठीक है, या माइनस 5R2 करते तब भी आंसर डेल, मतलब इस मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए एक छोटा चेंज हम और करते हैं, एक छोटा सा चेंज हम लोग और करते हैं, इस बार देखते हैं क्या करें, इस बार एक नया चेंज करते हैं। इस बार क्या कहेंगे, R1 में ध्यान दोगे 2R1 प्लस R2 कर लेता है, R1 प्लस R2, मतलब इस बार आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए इसी प्रॉपर्टी को आपको समझना है, यही प्रॉपर्टी को, यही प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, मतलब आधा रास्ता आप तय कर लिए, क्योंकि डिटरमिनेंट में जो दिक्कत होता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। देखिए R1 प्लस 2R2, ठीक है, तो देखिए ये R1 है, ये R2 है, 2R1 ये वाला हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 4 एंड प्लस 3, फिर 2 इंटू 1 प्लस 4 एंड 3 और 4, ओके, देन व्हाट, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 और 2 और 4 मतलब 6, और ये हो गया 3 और 4, मल्टीप्लाई करते हैं, 28 माइनस 18 10, अरे ये तो गजब हो गया, आंसर बदल गया, मतलब आप क्या किए कि R1 में आप 2R1 प्लस R2 किए तो आपका आंसर आ गया 2 डेल। देखिए हर बार 5 5 और 5 आ रहा था, इस बार आंसर बदल गया, ओके। तो चलिए यहां से एक कंसेप्ट बनाते हैं, देखिए जिस चीज को अगर आप चेंज कर रहे हैं, जिसको आप बदलना चाहते हैं, उसमें अगर कोई चीज आप मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना टाइम से आपका डिटरमिनेंट आगे निकल जाएगा। जैसे अगर एक बच्चा ये चाहे कि R1 में हम 5R1 प्लस 3R2 कर ले तो आंसर क्या होगा, देखिए आप किसको चेंज करना चाह रहे हैं, R1 को, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि R2 में आप क्या मल्टीप्लाई किए हैं, फर्क तब पड़ता है कि R1 में क्या मल्टीप्लाई किए हैं, तो 5, तो यानी कि आपका आंसर 5 डेल हो जाएगा। R1 में अगर मान लीजिए आप कर दिए 3R1 प्लस R2, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका राइट आंसर होगा 3 डेल। मतलब एक बात तो समझ में आ रहा है कि हम किसी को भी और भी हम कुछ चेंजेस आपको दिखाते हैं। चलिए अब एग्जांपल लेने की हम लोग को जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अभी तक हम जितना भी बात किए सिर्फ 2 रो पे किए, जबकि हमारे पास यहाँ पे 3 रो भी है। तो देखिए आप समझिए, आप सीख गए होंगे। R1 में आप R1 माइनस R2 प्लस R3 कर दीजिए, आंसर डेल।
R1 में आप R1 माइनस R2 प्लस 3R3 या माइनस 5R2 आंसर डेल। अब कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, यानी कि R1 में आप चाहो तो R1 प्लस 5R3 करो, आंसर डेल। मतलब जरूरत पड़ने पे आप इस तरह से अपने रो को बदल सकते हैं, क्योंकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब कोई चीज में आंसर में फर्क नहीं पड़ता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस तरह का चेंजेस करके आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है बात कि R1 में अगर R1 माइनस 5R2 प्लस 3R3 कुछ भी कर लो, ठीक है, आंसर डेल। फर्क कहां पड़ेगा कि आप R1 को बदलना चाह रहे हो और R1 में ही कुछ मल्टीप्लाई कर दियो, तो इसका मतलब है कि तब फर्क पड़ जाएगा, ये 2 जो मल्टीप्लाई किए हो इससे रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक चीज और नोटिस करोगे, जिस चीज को हम चेंज कर रहे हैं वो सारे में मौजूद है। देखिए R1 हम ऐसा एक भी जगह पे नहीं किए काम, नोटिस करिएगा इस बात को। R1 को हम बदल रहे हैं और R2 माइनस R3 कर दिए या R2 प्लस R3 कर दिए, मतलब हम R1 को बदलना चाह रहे हैं और R1 है ही नहीं रिजल्ट में, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप जिसको बदलना चाहते हो किसी भी रो, अच्छा ये काम जो हम रो में पहले रो में किए ना, किसी भी रो में आप कर सकते हैं या किसी भी कॉलम में कर सकते हैं। आपको अगर मन है कि कॉलम 1 में हम कॉलम 1 प्लस 2 कॉलम 2 माइनस 3 कॉलम 3 कर दें, कर लीजिए। इससे आंसर में क्या फर्क पाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सिर्फ दो बात का ध्यान रखना है इसमें, क्या रखना है, जिसको आप चेंज करते हो, जिसको चेंज करते हो उसका उसमें रहना जरूरी है। जैसे ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। मतलब अगर R1 को पहले रो को चेंज करो तो पहला रो उसमें रहना चाहिए, ठीक है। इसको ऑपरेशन बोलते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो आप जो भी ऑपरेशन करते हो, ठीक है, अरे जिस मरीज का आप ऑपरेशन करोगे उसका रहना तो उसमें जरूरी है ना। तो एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा कि जिसको आप ऑपरेट करते हो उसका उसमें रहना जरूरी है। ये नहीं चलेगा आप R1 को ऑपरेट कर रहे हो, R1 इसमें है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेकंड बात हम लोग को ये सीखना है कि जिसको आप ऑपरेट करते हो अगर उसमें आप कोई चीज का मल्टीप्लाई कर देते हो तो डिटरमिनेंट जो रिजल्ट है उतना टाइम्स बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जब इस तरह का काम हम कभी करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। उस टाइम में करना कुछ नहीं होता, उतना से डिवाइड कर देते हैं बाहर, तो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, वो जब आएगा क्वेश्चन तो हम लोग वहां पे देख लेंगे कि क्या करना है। फिलहाल बस आपको ये दिमाग रखना है कि जिसको आप ऑपरेट करते हो उसमें ध्यान रखो कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो पाए, और जिसको आप ऑपरेट करते हो उसका उसमें रहना जरूरी है। बस ये दो बात ध्यान रखो, बाकी ऑपरेशन तुम किसी भी तरह का कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ऑपरेशन में ध्यान दोगे, अगर रो का ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें रो रहना जरूरी है, कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें कॉलम रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ऑपरेशन रो का कर रहे हो उसे मिला दिए कॉलम में, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। डिटरमिनेंट में एक ही बात होता है, रो रो के साथ काम करता है, कॉलम कॉलम के साथ करता है। तो होप सो अभी तक आपको बात यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई खास परेशानी आपको यहाँ तक नहीं हुआ होगा। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम का है, अगर ये प्रॉपर्टी आपका गड़बड़ होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कहानी। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट का जो बात 15-20 मिनट का बात है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो अभी की है और जो अभी 2-4 मिनट और करेंगे हम। जैसे मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन है 1 1 1 ABC और A²B²C² और इसका रिजल्ट है A माइनस B माइनस C और C माइनस A। इस क्वेश्चन को मान लिया आपको बनाने बोल दिया, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ये मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में, किन बातों का ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, वो देखिए। सबसे पहले जरूरी है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रो, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का मिला, तीन ही ऑर्डर का मिलेगा, है ना, तो आपका पूरा दिमाग इस बात पर रहना चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई टेक्निक लगा के, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी लगा के हम किसी एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 ले आए। जैसे यहाँ पे आया हुआ है, ये रेडीमेड है, दे दिया। दिमाग में देखिए रखिएगा बात, कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना तो आपका पूरा दिमाग इस बात पर रहना चाहिए कि किसी तरह से 1 1 1 आ जाए, पूरा दिमाग इस बात पर रखना है। ठीक है यहाँ तक? आखिर 1 1 1 क्यों चाहते हैं हम?
एक्चुअली हम लोग को 1 1 1 से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है कि किसी भी तरीके से किसी भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में 2 जीरो आ जाए। मेन मकसद यही है। ठीक है, 1 1 1 आने से 2 जीरो बहुत आसानी से आ जाता है। 1 1 1 आने से 2 जीरो आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम 1 1 1 लाने का कोशिश करते हैं। कई बार 1 1 1 बिना लाए भी 2 जीरो हो जाएगा, तो हम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमारा जो कोई भी क्वेश्चन जब मिलता है तो आप एक दो बात का बस ध्यान रखिएगा। मेन टारगेट है 2 जीरो लाना किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, यही हमारा टारगेट होगा। बिना 2 जीरो लाए एक्सपैंड मत करिएगा स्कूल एग्जाम्स में। कॉम्पिटिव में कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्पिटिव में बहुत पैतरा है क्वेश्चन बनाने का, बट आपको स्कूल्स में ध्यान रखना है कि पार्टिकुलर रो पार्टिकुलर कॉलम में 2 जीरो आना चाहिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे। और 2 जीरो सबसे आसानी से तब आता है जब किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 1 आ जाए। तो हम लोग दोनों बात का ध्यान रखेंगे, या तो 2 जीरो मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, या तो अगर 2 जीरो नहीं मिल रहा है तो 1 1 1 लाने की कोशिश करेंगे, वहां से फिर 2 जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 1 आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, कुछ ऑपरेशन करेंगे इसके अंदर। इसको भूल जाओ, इसको ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। कई लोग काम तो सही करते हैं, लिख गलत देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे। तो हम लोग करेंगे R1 को R1 माइनस R2, R1 को R1 माइनस R2। तो यहां से देखिए क्या करेगा, इससे ये घटेगा तो 1 से 1 जाएगा तो 0, a माइनस बी हो जाएगा, और ये इससे घटेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे हम इसको घटाएंगे तो 1 से 1 गया तो 0, a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। हम लोग क्या किए, एक ऑपरेट किए, और इस ऑपरेशन से हम लोग को पता है रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर हम R1 को बदलना चाह रहे हैं, नया R1 बना दिए। क्या किए, R1 से R2 को घटा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ऑपरेट कर रहे हैं वो है, और इस ऑपरेशन में कहीं पर भी R1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सही है। एक स्टेप में आप 2 ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप पहला ऑपरेट रो में कर दियो तो अगला ऑपरेट भी रो ही में हो सकता है। तो आप चाहो तो एक और बदलाव ला सकते हो, R2 को R2 माइनस R3 कर लो। R2 कौन है आपका, ये वाला। R3 कौन है, ये वाला। तो चलिए थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। 1 से 1 अगर आप घटाइएगा तो फिर से 0। R2 का पहला एलिमेंट R3 के पहले एलिमेंट से घटेगा तो 1 से 1 0, b माइनस सी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए रो 3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, रो 3 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो रो 3 को एज वेल लिख लो, एज यूजुअल लिख लो। ओके, देखिए जहां पे 2 जीरो मिला है ना, उसी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप उसको तोड़ देना है। मतलब इस कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड करना है, लेकिन रुकिएगा, तुरंत एक्सपैंड में मत चलिएगा। आपको यह देखना है कि कहीं से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, सबसे पहले वो चेक करिए। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको इस पहले रो से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, a माइनस बी। आप बोलेगा यहां तो a माइनस बी है, इसके पास भी a माइनस बी, यहां कहां है, तो जीरो के पास दुनिया का हर चीज रहता है। जीरो के पास दुनिया का हर चीज होता है, क्योंकि जीरो से जब a माइनस बी को मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो ही होगा। तो यानी कि यहां से a माइनस बी कॉमन निकल सकता है, तो लिखेंगे कॉमन a माइनस बी। कहीं से और कुछ कॉमन निकला, b माइनस सी नहीं, एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। अब कोई बच्चा बोलेगा अगर हम कॉमन नहीं लें और डायरेक्ट एक्सपैंड करें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन लेंदी होता है बस। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए पहले कॉमन सब निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी आप यहां से निकाल लो, और b माइनस सी भी यहां से निकाल लो। a माइनस बी निकालो तो इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये 1 हो जाएगा, और ये a प्लस बी हो जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा b प्लस सी, ये हो जाएगा 1 c और सी स्क्वायर। हो गया, a माइनस बी और b माइनस सी। आ जाओ आप देखोगे एक्सपैंड, अब देखो इतना हो गया ना, अब एक्सपैंड करो इसके रिस्पेक्ट में, लिखोगे एक्सपैंड
along column 1, expand along column 1। तो कॉलम 1 में देखो एक 0 है, देखो a माइनस बी तो है ही, b माइनस सी तो है ही। एक्सपैंडिंग में आते हैं बाबू, अगर मान लो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये था, अब तुम एक्सपैंड करना चाह रहे हो इसके रेस्पेक्ट में, तो 0 लिखोगे और कुछ लिखोगे, क्या समझो, 0 लिखोगे और कुछ लिखोगे, प्लस माइनस प्लस के हिसाब से फिर से माइनस 0 आएगा, फिर कुछ लिखोगे और लास्ट में फिर प्लस के साथ 1 आएगा। तो भाई 0 से अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली तो ये 0 ही आएगा और ये भी आपका 0 ही आएगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो इन दोनों को लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधे आप यहां आ जाओ डायरेक्ट। ओके, तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं C1 के लॉन्ग, तो इन दोनों को लेने का कोई मतलब नहीं, तो सीधे हम आ गए इंटू वन लोगे तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हटा दो, तो बचा कौन, 1 1 a प्लस बी एंड b प्लस सी। तो a माइनस बी माइनस सी, और इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो b प्लस सी, इधर से करोगे तो माइनस a माइनस बी से b कैंसिल होगा, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। दिस इज द आंसर। ओके, तो हम लोग आज के क्लासेस में प्रॉपर्टी को लगभग कवर किए, ठीक है, लगभग हमारा प्रॉपर्टी कवर हुआ और कुछ क्वेश्चन एक आध किए हैं। अगले दिन हम लोग 2 दिन क्वेश्चंस पे काम करेंगे, भरपूर क्वेश्चन पे काम करेंगे, ठीक है। यहीं तक क्लास को रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं 2 दिन और लगेगा स्कूल्स वाला करने के लिए, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है कल ही क्लास कर लें। ओके ठीक है, खा लीजिए, साइड हो जा रहा है। क्रैश कोर्स का फी वही 5000 रखेंगे, है ना। 20 बच्चा होगा तभी हम लेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, 20 बच्चा होने पे ही लेंगे। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। बच्चा ने कुछ सवाल पूछा है, उसमें क्या क्या होगा समझ, लगभग सारा लेंगे जो पढ़ाए, लेकिन सिर्फ बोर्ड्स के लिए। चलिए ठीक है।